नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को रिपब्लिक डे की बधाइयाँ। आज रिपब्लिक डे है तो बड़ी खुशी का मौका भी है कि हमारा कानून बना। और इसी खुशी के मौके पे आज देखते हैं हम कौन से वर्ड्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं द हिंदू के। तो चलिए देखते हैं आज क्या है हमारे पिटारे में। आइए, सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति या भूतपूर्व सैनिक। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, जब कभी बहस होती है टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ डिबेट होती हैं, तो मेजर जनरल जीडी बख्शी वहाँ बुलाए जाते हैं, क्योंकि वो वॉर वेटरन हैं, वो कई लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी इज़ अ वॉर वेटरन। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे मान लीजिए कोई तैयारी करता है बच्चा और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 5-6 साल वो तैयारी करता जाता है, तो वो काफ़ी उस फील्ड का अनुभवी हो जाता है, वो वेटरन हो जाता है। समझ गए दोस्तों? वैसे हमें किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कई और कारण हो सकते हैं, आप केवल उसकी मेहनत पे ही शक ना करें। कई बार किस्मत भी होती है और कई बार कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है क्षेत्र या दायरा। यू कैन इंक्रीज द एम्बिट ऑफ योर नॉलेज बाय द हैबिट ऑफ रीडिंग। जितना आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही अपने ज्ञान के क्षेत्र को, दायरे को बढ़ा पाएंगे। समझ गए दोस्तों? आप लोगों ने कमेंट करके बताइएगा। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड चेस में यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है? जो चेस खेलने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट करें। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है असर्ट। असर्ट का मतलब होता है दावा करना या दृढ़ता से कहना। यू शुड असर्ट द ट्रुथ विदाउट फियर। मतलब किसी भी इंसान को सत्य को जो बोलना चाहिए वो बड़ी दृढ़ता से बोलना चाहिए, बड़े दावे के साथ बोलना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए आपको सत्य बोलते हुए। तो दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जो सोमनाथ हमारा टेम्पल था उसको महमूद गजनी ने जो प्लंडर किया था, उसने लूटा था कई बार। फॉर एग्जाम्पल, महमूद गजनवी प्लंडर्ड दी सोमनाथ टेम्पल वेरियस टाइम। मतलब जो महमूद गजनवी था उसने सोमनाथ टेम्पल को कई बार प्लंडर किया, लूटा। इसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने इससे मिलता जुलता अगर वर्ड राइमिंग करता हुआ बता दूं, तो प्लंडर से मिलता जुलता वर्ड हो सकता है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, बहुत बड़ी मिस्टेक। तो जब प्लंडर कर दिया, किसी को लूट लिया, वो क्या हुआ? एक बहुत बड़ी ब्लंडर हुई। तो इस तरह से प्लंडर जैसे ही लिखा हुआ आएगा आपका कभी एग्जाम में, तो आप प्लंडर से ब्लंडर याद करेंगे। और ब्लंडर का क्या मतलब होता है? बहुत भारी भूल। तो इसका मतलब ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो प्लंडर मतलब लूटना। तो अगला हमारा वर्ड है आउटरेज। आउटरेज का मतलब होता है गुस्सा या आक्रोश। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई बार कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे बड़े आक्रोश से भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि उनकी कई ऐसी जायज़ डिमांड होती हैं जो मानी नहीं जाती हैं। तो देयर वॉज एन आउटरेज इन द यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ डिले इन इलेक्शंस। कई बार इलेक्शंस नहीं होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसकी वजह से कई बार आक्रोश से भर जाता है वो पूरा माहौल, गुस्से से भर जाता है। तो आउटरेज का मतलब गुस्सा या आक्रोश। और इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं, ये जो वर्ड बना है आउट और रेज, रेज माने अपने आप में ही एंगर को बोलते हैं, गुस्से को बोलते हैं। तो आउटरेज का मतलब गुस्सा या आक्रोश होता है। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। मान लीजिए आप लोग कई दिनों से बीमारी में रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, खाना पीना कम खाते हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है? फीबल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। हिज बॉडी बिकेम सो फीबल डैट ही वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। मतलब उसकी बॉडी जो थी, जो उसका शरीर था, वो इतना फीबल हो गया, कमज़ोर हो गया कि वो सही से चल भी नहीं पाया। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है फ्राइट। फ्राइट मतलब होता है डर या भय। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार हॉरर मूवी देखते हैं, तो कई बार आप लोग बाथरूम या टॉयलेट जाने से भी डरते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक तरह का फ्राइट होता है, डर होता है, भय होता है। सम पीपल आर अनेबल टू वॉक इन दी डार्क स्ट्रीट्स ड्यू टू फ्राइट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अंधेरा होता है, खूब अंधेरा होता है, तो वो उन गलियों में चलने से डरते हैं, भय लगता है उन्हें। उनको फ्राइट की वजह से वो लोग उसे अवॉइड करते हैं। जैसा कि कई बार घर में भी बिजली चली जाती है, घर वाले बोल देते हैं कि भाई अंदर से वो सामान लेके आ जा, तो उस टाइम किस तरह से आपको महसूस होता है? तो वो फ्राइट होता है, डर होता है, भय होता है। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है रिसेंड। रिसेंड का मतलब होता है रद्द करना। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा अक्सर कि कई बार कोई सरकारी अधिकारी या फिर कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी जांच होती है और उस जांच में मान लीजिए वो निर्दोष पाया जाता है, तो उस सस्पेंशन को सरकार क्या कर देती है या अथॉरिटीज़ क्या कर देती हैं? रिसेंड कर देती हैं, रद्द कर देती हैं। द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वॉज रिसेंडेड बाय द हायर अथॉरिटीज़। मतलब जो सस्पेंशन का ऑर्डर था उसको रद्द कर दिया गया हायर अथॉरिटीज़ द्वारा। समझ गए दोस्तों? अगला जो हमारा वर्ड है वो है एंटिक। एंटिक का मतलब होता है अजीब हरकत।
दोस्तों कई लोग सोचेंगे कि हमने तो सुना है एंटिक का मतलब पुराना भी होता है, एंटिक पीस। जैसे मान लीजिए आप लोग के लेके आते हैं कि ये बड़ा ही एंटिक पीस है, ये गमला बहुत पुराना है, ये अंग्रेजों के ज़माने का है, तो कई मेरे भाई कंफ्यूज होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एंटिक है ANTIC, और वो एंटिक होता है ANTIQUE। समझ गए दोस्तों, ये एंटिक होता है पुराना, ये एंटिक होता है अजीब हरकत। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको इस वर्ड को समझाना चाहूँ कि जो कॉफ़ी जिसको आप बड़े चुस्की के साथ, चटकारे के साथ पीते हैं, उसका जो डिस्कवरी थी, उसकी जो खोज थी, वो इथोपिया में हुई थी। कमेंट करके बताइएगा इथोपिया कौन से कॉन्टिनेंट में था, कौन से महाद्वीप में था। तो इथोपिया में एक चरवाहा था जिसका नाम काल्डी था, और काल्डी जब अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था तब उसने देखा कि कुछ एक ऐसी बेरीज टाइप की थी, कुछ ऐसे फल टाइप के से लगे हुए थे छोटे छोटे, कुछ ऐसी पत्तियां थी किसी पौधे की जो कि नया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उसे खा के उसकी जो भेड़ बकरियां थी एंटिक बिहेवियर करने लगी। समझिए दोस्तों, वो इधर से उधर नाचने लगी, इधर से झूमने लगी। तो उस बिहेवियर को देख के उसे पता लगा और उसने पूरी दुनिया को उस पौधे के बारे में बताया जो आज की डेट में कॉफ़ी नाम से जाना जाता है। द गोट्स एंड शीप्स ऑफ द कार्ली शेफर्ड शोड द क्वियर एंटिक और द एंटिक बिहेवियर। समझ गए दोस्तों। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है परिणाम या उलझन। दोस्तों आप लोग कभी कॉलेजेस में होंगे या स्कूल में होंगे तो आपके टीचर्स या पेरेंट्स आपको क्या बोलते होंगे कि आप लोगों को कहीं भी स्कूल कॉलेजेस में अंदर या बाहर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वरना उसके क्या हो सकते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। लीगल इम्प्लीकेशन मतलब कानूनी उलझन में आप पड़ सकते हैं। A person who abides by the law and constitution generally saves or avoid himself from the legal implication। मतलब जो इंसान हमारे कानून के हिसाब से और हमारे नियमों के हिसाब से चलता है तो वो अपने आप को किससे बचा लेता है, लीगल इम्प्लीकेशन से, मतलब कानूनी उलझनों से। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है वोयज। वोयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा या लंबी यात्रा। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो समुद्री यात्री आए थे उनका नाम वास्को डी गामा था। तो वास्को डी गामा इज नोन फॉर हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। समझिए दोस्तों, वास्को डी गामा जो थे वो अपनी पहली समुद्री यात्रा के लिए जाने जाते हैं जो कि उन्होंने यूरोप से भारत तक तय की थी। अगला हमारा जो वर्ड है वो है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। दोस्तों अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे दुकानें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ा लेते हैं दुकानदार कि वो रोड छोटी होने लगती है। वो रोड छोटी किस लिए होने लग जाती है, इस एनक्रोचमेंट की वजह से, अतिक्रमण की वजह से। जो उसका परमिसिबल दायरा है, जो उसको परमिशन मिल चुकी है कि इतनी आप बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे बढ़ाए, तो वो एक तरह का एनक्रोचमेंट कहलाता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस बताऊं, कलेक्टर ऑर्डर्ड फॉर एन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इन दी सिटी। मतलब जो कलेक्टर थे उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम चलाई सिटी के अंदर, शहर के अंदर। समझ गए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब होता है फिर से उभरता हुआ। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि विराट कोहली जो कि हमारे बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं, उनकी बीच में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होने लग गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, और फिर वो रिसर्जेंट हुए अपनी परफॉर्मेंस में, मतलब फिर से उभरे। तो इसी तरह से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि आप लोग अगर मान लीजिए कभी किसी डाउन फेज में चल रहे हैं तो आपको अपना धैर्य और संयम बनाए रखना है, अपनी स्किल्स पे काम करते रहना है। वो स्किल्स आपको रिसर्जेंट करने में मदद करेंगी, मतलब आपको फिर से उभारेंगी ज़िंदगी में। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है असैसिनेट। असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना। दोस्तों एक्चुअल में अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, या जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, वो राजनीतिक लोग थे और उनकी जो हत्या हुई थी, असैसिनेशन बोला जाएगा। असैसिनेशन जो वर्ड है वो असैसिनेट से ही बना है, और इसका जो ओरिजिन है, मतलब इसका जो उद्गम हुआ है, वो एक अरबी शब्द से हुआ है, हसैसिनेट से। हसैसिनेट जो है वो उसका उद्गम हुआ है हशिश से। आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोई आदमी हशिश के साथ पकड़ा गया। हशिश एक तरह का नशीला पौधा होता है, तो उस नशीले पौधे को लेने वाले लोग अरब में बहुत नीचे समझे जाते थे, गैर कानूनी गतिविधियां करने वाले समझे जाते थे, तो इसीलिए ये बड़ा ही डेरोगेटरी, बड़ा ही निंदात्मक शब्द था। और असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या, और असैसिनेट मतलब ये एक वर्ब हो गया, तो इसीलिए असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, जो कि कैसी हो, राजनीतिक। तो दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया था इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, तो क्या हुआ था
तब इंडियन फोर्सेस जो थी, इंडियन आर्मी थी, उसने अपनी जो ट्रुप्स थी, अपने दल जो टुकड़ियां थी, उनको ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉय किया, डिप्लॉयमेंट किया उनका, कहाँ पे? चाइनीज़ बॉर्डर पे। तो समझ गए आप, डिप्लॉयमेंट जो है डिप्लॉय वर्ड से बना है। डिप्लॉय का मतलब किसी चीज़ को काम में लाना, और डिप्लॉयमेंट मतलब किसी चीज़ की तैनाती, मतलब किसी की वहाँ मौजूदगी होना। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति। द क्रिमिनल्स आर रॉन्ग टू थिंक दैट दे कैन कमिट क्राइम विद इम्प्यूनिटी। मतलब जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपराध करते जाएंगे दंड से मुक्ति के साथ साथ, कि उन्हें छुटकारा मिल जाएगा किसी भी सजा से। तो दोस्तों इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्ति, मतलब कि अपने आप को किसी सजा से बचा लेना। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ चैनल्स में कि कोई पैसे वाले इंसान का अगर कोई लड़का फंस जाता है तो वो पैसे के बल पे क्या प्राप्त कर लेता है? इम्प्यूनिटी। मतलब वो पैसा सिस्टम पे देता है और उसे क्या मिल जाती है? इम्प्यूनिटी मिल जाती है, किसी भी दंड से मुक्ति या छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, दी रिवॉल्वर्स पिस्टल्स आर दी लीथल वेपन। लीथल मतलब जो जानलेवा हो, घातक हो। तो जो पिस्टल्स या रिवॉल्वर्स या बंदूकें होती हैं वो लीथल होती हैं, जानलेवा होती हैं, घातक होती हैं। अगर एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं तो वन मस्ट नेवर ओवर स्पीड ऑन रोड वाइल ट्रैवलिंग टू अवॉइड दी लीथल एक्सीडेंट्स। मतलब कि अगर आप रोड पे कोई वाहन चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो आपको कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, गति की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप किसी भी लीथल, किसी जानलेवा घातक एक्सीडेंट से बच जाएं। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रीसियंस। प्रीसियंस का मतलब होता है पूर्व ज्ञान। आप लोगों ने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनसे आप सलाह लेने जाते हैं तो वो आपको आपके फ्यूचर की बहुत अच्छे से सलाह देते हैं, क्योंकि वो बड़े ही प्रीशियंस के साथ आपको बताते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ, कि क्या हो सकता है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, उसको बोलते हैं प्रेमोनिशन। अब प्रेमोनिशन और प्रीशियंस में क्या अंतर रहता है? प्रेमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास। जो आदमी प्रीशियंस के साथ आपको कुछ बताता है, मतलब उसको पूर्व ज्ञान है, किसी न किसी तर्क के आधार पर, किसी न किसी लॉजिक के आधार पर वो गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, और पूर्व ज्ञान के साथ आपको किसी घटना या किसी चीज़ के बारे में बता देता है। वहीं प्रेमोनिशन वाला जो बंदा होता है, जिसको पूर्वाभास हो जाता है, वो आपको ये नहीं बता सकता कि वो किस आधार पर इस चीज़ को कह रहा है। मतलब किसी चीज़ का आधार अगर हो तो वो प्रीशियंस, और अगर मान लीजिए बिना आधार के आदमी को केवल एहसास हो, ऐसा लगे कि ऐसा बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो वो केवल प्रेमोनिशन कहलाएगा। समझ गए दोस्तों? अगला हमारा जो वर्ड है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। दोस्तों आप लोगों ने डिस्कवरी में, नेशनल ज्योग्राफिक में या फिर किसी न्यूज़ चैनल में इस तरह की खबरें पढ़ी होंगी या खबरें देखी होंगी जिसमें लोग कहते हैं कि हमने यूएफओ देखी हैं, एलियंस देखे हैं। वो इस तरह के एब्सर्ड क्लेम्स करते हैं, मतलब बेतुके दावे करते हैं। दोस्तों वैसे यूएफओ का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या होता है यूएफओ का फुल फॉर्म। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन का मतलब होता है आत्मसमर्पण। दोस्तों आप लोग जानते हैं 1971 का जब युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ में, तब हमने बांग्लादेश को अलग कराया था पाकिस्तान से। तब उनके जो 90,000 सोल्जर्स थे, उन्होंने कैपिचुलेशन किया था इंडियन आर्मी के सामने। समझ गए दोस्तों कैपिचुलेशन का क्या मतलब होता है? कैपिचुलेशन मतलब आत्मसमर्पण, अपने हथियार डाल देना सामने वाले के आगे। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है अजीब या विचित्र। दोस्तों आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाते ही रहते होंगे। तो आप लोगों ने एक व्यक्ति के बारे में जरूर सुना होगा या देखा होगा, उर्फी जावेद। वो आपको अमूमन या आमतौर पे आउटलैंडिश ड्रेस पहनती हुई नजर आ जाएंगी। मतलब वो बड़ी अजीब विचित्र ढंग की ड्रेस पहनती हैं। उर्फी जावेद वॉज स्पॉटेड इन मुंबईज कैफे वियरिंग आउटलैंडिश आउटफिट। मतलब जो उर्फी जावेद थी वो किसी मुंबई के कैफे में देखी गई, कैसी ड्रेस पहनती हुई? आउटलैंडिश, अजीब या विचित्र। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा जो वर्ड है वो है परपेट्रेट। परपेट्रेट का मतलब होता है अपराध करना, और इसी वर्ड से डिराइव होकर एक वर्ड बना है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा अपराधी के लिए एक सिंपल सा कौन सा इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं। मैनी पीपल गोज टू गंगा फॉर होली डिप आफ्टर परपेट्रेटिंग। मतलब कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं अपराध करने के बाद। वैसे दोस्तों बता दूं कि गंगा स्नान करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप अपराध करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क मलिन है, गंदा है, बेकार है,
तब तक आपको गंगा क्या, आपको दुनिया की कोई भी ऐसा जल नहीं है जो आपको निर्मल कर दे या आपको आपके अपराध से मुक्ति दिला दे। अगला और आखिरी हमारा वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी। देर इज़ नो डर्थ ऑफ जॉब्स इन दी ग्रोइंग मार्केट ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा इंडिया का जो मार्केट ग्रो हो रहा है उसकी वजह से हमारे मार्केट में, हमारे देश में जॉब्स की कमी नहीं है। समझ गए दोस्तों? तो डर्थ का मतलब कमी। कमी के लिए एक और इंग्लिश का वर्ड मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो कमेंट कर दीजिए कि वो क्या वर्ड था। अगर मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो जाके मेरी वीडियोस जो हैं पिछली उनको रिवाइज कीजिए और सीखिए उनसे कि डर्थ के लिए एक और वर्ड कौन सा हो सकता है। दोस्तों ये थे हमारे द हिंदू से चुने हुए वर्ड्स जो मैं आपके लिए लेके आया था। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।